नमस्कार साथियों, जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ये तस्वीरें दीपिका शर्मा की है। और दीपिका शर्मा बचपन में अपने पैर गंवा चुकी थी 6 साल की उम्र में। उसके बाद ये हैंडीकैप हो चुकी थी। लेकिन ये तस्वीरें इसकी शादी की हैं और इसकी शादी हुई। शादी के लिए जो परिवार था वर पक्ष वाला, उन्होंने इसका हाथ मांगा। लेकिन आज दीपिका शर्मा के साथ 10 साल बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और हम जिला रेवाड़ी के कोसली हल्के गांव झार के अंदर उपस्थित हैं और हमारे साथ दीपिका शर्मा बनी है। और आज हम एक चर्चा करेंगे दीपिका शर्मा की जो शादी की जो लाइफ थी उसके ऊपर, कि इनके साथ क्या हुआ और आज दीपिका शर्मा अपने परिवार के अंदर क्यों रह रही है। पिछले 1.5 साल के लगभग ये अपने माता पिता के साथ रह रही है। आप सभी को पता है कि बेटी की शादी करने के बाद ससुराल पक्ष होता है, वो उसका घर होता है। लेकिन दीपिका शर्मा जो आज फिलहाल है इस परिवार के अंदर वापिस है। और इसी के साथ एक और दुख की बात हम आपको बताना चाहते हैं, दीपिका दोनों पैरों से हैंडीकैप है। तो दीपिका, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सबसे पहले। और हम चर्चा करेंगे आपकी जो शादी थी उसके बारे में। तो आप बताना चाहेंगे, दर्शक आपको देख रहे हैं, कहाँ आपकी शादी हुई थी और किसके साथ हुई थी और कैसे इस शादी के संबंध बने थे आप दोनों परिवारों की, बताइएगा। सर, मेरी शादी गांव नीला हेड़ी में हुई थी जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। और वहाँ के हंसराज यादव के साथ शादी हुई थी। तो उनका सर हमारे घर पे आना जाना, मतलब पापा जी से उनका जानकारी था और वो एडमिशन्स वगैरह करवाते थे। अच्छा। लाइक किसी भी कॉलेज में उनका ऑफिस था कोसली में एक, और वहाँ पे वो बच्चों के किसी भी कॉलेज वगैरह में दाखिले के लिए वो अप्लाई करवाते थे। तो हमारे फैमिली में भी पढ़ाई लिखाई को लेकर काफ़ी अवेयरनेस थी कि मतलब हमको पढ़ाने में इंटरेस्टेड थे, हमारा भी पढ़ने में था रुझान। तो ऐसे करके हंसराज यादव ने पापा जी को थोड़ा गाइड किया कि बच्चों को आप इस लाइन में, और ऐसे ऐसे कॉलेज हैं आगरा में, मथुरा में, वहाँ पे एडमिशन करवाइए हमारे थ्रू, तो हम आपको अच्छा सजेशन देंगे। और वहाँ पे सब चीज़ें मतलब टैकल करने के लिए उसने जिम्मेदारी ली जी। तो सर उसके थ्रू एडमिशन हुआ और उससे जानकारी बढ़ी और उसका आना जाना इस वजह से एक आना जाना जो था, क्योंकि एक हम किसी भी काम को लेके किसी से बार बार मिलते जुलते हैं तो फिर हमारे एक संपर्क बन जाते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग जैसे बताया दीपिका ने कि वे परिवार तक भी संबंध बन चुके थे, उनके आते जाते थे यहाँ पे। जी, आगे बताइएगा। तो सर उसके बाद उन्होंने, जैसे कि मेरी कंडीशन तो थी 6 साल से जो एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने सर पापा जी को मेरे लिए प्रस्ताव रखा शादी का कि वो सेवा करना चाहते हैं और आरएसएस से जुड़े हुए थे, वो उन्होंने बताया। और वहाँ पे कि गाय और लड़कियों का वो बहुत मतलब उनकी सेवा या उनकी रक्षा करने में बहुत उनका रुझान है। आपने बताया सेवा करना चाहता हूँ, वो किस प्रकार की सेवा चाहते थे? तो मुझे LLB करवाना चाहते थे और कि आगे पढ़ाई में सहयोग करना, सपोर्ट करना। उन्होंने बाद में मतलब एक रखा कि आगे LLB करने के बाद में एक अच्छा स्कोप बनेगा जज बनने के लिए। अच्छा। और वो सब। तो जो बच्चों के एडमिशन वो यहाँ से करवाते थे, जैसे आपके पापा के थ्रू जी, उन बच्चों का एडमिशन करवा के जब डिग्री होने के बाद उन बच्चों को तो उनका मिल गई डिग्री, जी जी, तो वो अपने घर में हो गए, फाइनल हुआ उनका। जी जी। तो उनकी पेमेंट आपकी तरफ से जाती थी या उनके पेरेंट्स देते थे? नहीं बच्चों की वो मतलब बच्चों के पेरेंट्स ही देते थे जी। और जैसे मेरे मम्मी पापा जी ने भी दिया सारा पेमेंट, आपकी पेमेंट जो आपने डिग्री वहां से की, तो आपका मेरे भैया और दीदी की सबकी पेमेंट उन्होंने कर दिया जी। आगे बताइएगा जी। उसके बाद में सर मतलब हमें इस बात का खुलासा बाद में, उसका जो हिडन एजेंडा था वो बाद में पता चला। लेकिन उससे पहले मतलब एक सादे तौर पे सबको यही लगा कि एक नॉर्मल शादी का प्रस्ताव है। जैसे मम्मी पापा जी का ये था, मेरा जो कंडीशन था उसमें उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये रहता था कि कोई भी अगर सामने से शादी के लिए प्रस्ताव रखता है मेरी इस कंडीशन को देखते हुए, तो वो किसी पर थोपना नहीं चाहते थे मेरी जिम्मेदारी मम्मी पापा जी। तो कोई सामने से मांग कर लेगा तो वो वहाँ पे खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार थे। और आप सभी जानते हैं जिस भी परिवार में बेटी है या बेटा है,
अगर आगे से रिश्ता खुद चल के आता है तो वो माता पिता यही चाहता है कि भाई खुद रिश्ता आया है, अगर वो अच्छा है तो उसको अपना लेते हैं जी। और ऐसा आपके साथ हुआ जी। और ऐसा दीपिका के साथ हुआ, इस परिवार के साथ हुआ। आगे बताइएगा। उसके बाद सर मेरा पढ़ाई भी चलती रही, तो क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ था जी। तो मम्मी पापा जी ने उसको थोड़ा वेट करने के लिए बोला कि पहले दीदी और भाई की शादी भी होनी थी। अच्छा अच्छा। उसके बाद सर दीदी की शादी हुई मेरी, फिर भाई की भी शादी होने वाली थी। और उसी दौरान हंसराज यादव ने मतलब बोला कि जैसे जज वगैरह की तैयारी के लिए कि बाहर रहना पड़ेगा, तो इसका सहयोग करने के लिए मतलब हमारी शादी कर दी जाए थोड़ा जल्दी, और उस वजह से कि मुझे संभालने के लिए बाहर रहना करना साथ में, तो वो जिम्मेदारी वो निभा सके। तो उसने ये प्रस्ताव फिर से रखा। तो उसके तहत चलते हमारी आर्य समाज मंदिर में मम्मी पापा जी ने एक शादी समारोह में हमारी शादी हो गई। उस वक्त उसने काफी मतलब वचन निभाने का बोला कि मतलब कुछ उसको दहेज से मतलब नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। उसने मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे अप्रोच रखा। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद में हमारी शादी हुई 2014 में। उसे शादी के अंदर परिवार की जो फैमिली है उनकी तरफ से उनका पूरा परिवार था और आपकी तरफ से दोनों परिवारों की एग्री होने के बाद शादी हुई। आगे बताइएगा। तो सर हम जैसे शादी हुई तो उसके बाद में हम 8 से 9 महीने के लिए साथ में रहे जी। शादी के स्टार्टिंग में, और वो हम रेवाड़ी में रहे थे। तो रेवाड़ी में रेंट पे रूम लिया था, और हंसराज यादव ने सर जो अपना प्रोफेशन बताया था वो था कि वो उसने वकालत की हुई है। अच्छा, एडवोकेट। हाँ, एडवोकेसी करते हैं और वो वकील है। तो उनका सर कमाई का मतलब उससे पहले हमें कुछ पता नहीं था कि क्या है कैसे है, हमको भी वही लगा कि वो एडवोकेट है। उन्होंने शादी से पहले ये बातें शेयर नहीं की उन्होंने? क्या वो एडवोकेट हैं या क्या वर्क करते हैं, इस बारे में परिवार से आपके परिवार को कुछ नहीं बताया गया? नहीं सर, सिर्फ एडवोकेसी का बोला था। जब आपके परिवार से रिश्ता बना, आपका और उनका रिश्ता बनाया गया, तब उन्होंने क्या बताया था? ओनली एडवोकेट है वो? जी, एडवोकेट है और शायद वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। इसके अलावा उनके परिवार के कोई सदस्य आए थे आपके पास? फैमिली में कोई पहुंचे थे? जी, शादी से पहले उनके जीजा जी, छोटे वाले सिस्टर हैं उनके हस्बैंड जी, और उनके छोटे भाई, तो वो भी आए थे शादी से। उस समय पूरा परिवार सही था जी, और चाहते थे कि आपको उस अपने परिवार में लेके जाएं। जी जी, बताइएगा। उसके बाद सर हम 8-9 महीने जो रेवाड़ी में रहे, उसी में दिसंबर में हमारी शादी हुई थी जी। मार्च या अप्रैल के दौरान ही 3 से 4 महीने के अंदर ही हंसराज यादव की तरफ से पैसे के लिए दबाव आने लगा, क्योंकि बाद में पता चला कि उसके पास कुछ है ही नहीं, मतलब पैसा और वो सब उसने मतलब था नहीं, या मुझ पे खर्चा करने से इनकार कर दिया कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारी स्टडी और ये सब करवा सकूं, तो मुझे तुम्हारी फैमिली से बोलो कि वो मतलब कुछ भी पैसा हमें दे। तो और शादी से पहले बताया कि वो ये कह रहा था कि सब कुछ मैं करूंगा, देख रेख मैं करूंगा, और ये ऐसा है, हर पति का दायित्व बनता है कि वो अपनी पत्नी को खुश रखे। दूसरे घर से हम बेटी लेके आते हैं तो उसको हमें अपने परिवार में उसी तरह रखें जैसे हमारी बहनों को हम रखना चाहते हैं। ये बात बार बार बोलता हूँ साथियों, मैं हर बार बोलता हूँ, कड़वी लगेगी आपको फिर, कि दूसरे की बेटी को हम लेके आते हैं तो उसको तो हम ठोकर के बाहर रखें, लेकिन हमारी जो बहन बेटियां हैं वो जाए दूसरे घर में तो उसको वो ताज बना कर रखें। ये बनता है, लेकिन हम सही रहेंगे तो वो बेटियां भी सही रहेंगी। आगे बताइएगा। उसके बाद सर जब उसका दबाव बढ़ने लगा तो उसने जब उसका चारा नहीं चला, क्योंकि मेरा यही कहना था कि मम्मी पापा जी ने शादी की है और दहेज का कोई डिमांड पहले था नहीं जी। तो मतलब अभी पैसा पापा जी के पास नहीं है इतना पैसा, तो उन्होंने सर मरने की धमकियां दी मुझे, मतलब हंसराज यादव ने मुझे मेंटली मतलब ब्लैकमेल किया, इमोशनल ब्लैकमेल किया।
कि किस प्रकार का ब्लैकमेल किया? ब्लैकमेल सर यही कि अगर पैसा नहीं मिला तो लाइक वो सुसाइड कर लेगा, या मतलब भाग भी गई थी वो छोड़ के, अच्छा। कि फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी फैमिली तुम्हें संभालेगी। तो सर मैंने घर पे फोन किया। आपने बताया कि भाग गए थे, वो जी। कितने दिन बाद फिर वापस आए? वो सर 2 से 3 दिन में वापस आए थे। तब आप रेवाड़ी रहते थे उस जी समय? जी। फिर उसकी हम चर्चा अकेले- आपने अपने परिवार में जी, की थी? मैंने अपने परिवार में भी की, और जो आपके ससुराल ससुराल पक्ष पक्ष में, में? ससुराल पक्ष में क्या भी। जवाब दिया ससुराल पक्ष ने और आपके परिवार ने? सर जैसे ही मैंने बताया तो मेरे पापा जी रेवाड़ी आते जाते रहते थे। जी। तो उस दिन भी वो LIC का काम करते हैं, वो रेवाड़ी में ही थे LIC ऑफिस में। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसी बात हुई है। तो हंसराज यादव ने लाइक मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया था। फिर मैंने किसी पड़ोस में से किसी का फ़ोन लिया तो उनको कांटेक्ट किया। तो पापा जी पहुँचे वहाँ संभालने के लिए और उसको ढूंढा रेवाड़ी में, बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन वगैरह पे गए। मैं भी गई, स्कूटी चलाती थी तो मैं भी वहाँ पे गई उनको लेके। फिर सर उसके माँ बाप को भी बताया, मतलब सास ससुर को मेरे, उनको इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे वो मतलब उन्होंने झगड़ा किया है और वो ये सब बोलकर निकले हैं। जी। तो उनकी भी मदर और उनका मतलब सेकंड 4 भाई हैं वो, तो दूसरे नंबर के उनके भाई विक्रम सिंह, उन्होंने वो भी देखा उनको जी, इधर उधर जाके? वो भी ढूंढने के लिए आए रेवाड़ी में। तो वो दोनों तरफ से लोग गए मेरे पास। और उसके बाद में हंसराज यादव को कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने वही धमकियां दी कि मतलब अगर पैसा नहीं दिया गया तो मतलब मैं इसको संभालने में सक्षम नहीं हूँ और मुझे मतलब वही रिश्ता खत्म करने वाला बात। तो सर पापा जी ने फिर प्रॉमिस, मतलब उन्होंने प्रॉमिस लिया कि वो हमारी आर्थिक सहायता करेंगे पापा जी, क्योंकि एक पिता होता है ना, तो उसको अपने बेटी का दर्द महसूस हुआ। वो नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी को दुख मिले किसी तरह भी, तो इसलिए उन्होंने यस किया इस काम को। जी बताइएगा। उसके बाद सर मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे क्लेम मिला था थोड़ा, उसका पापा जी ने कि मेरे भविष्य में काम आ सके उसके लिए एक प्लॉट लेके डाला हुआ था। जी। तो उन्होंने उस प्लॉट को सेल आउट किया और उसके पैसे उसको हंसराज यादव को हैंड ओवर कर दिए, क्योंकि हंसराज यादव सर वही चीज को लगभग प्लाट की इनकम क्या थी जो दिया गया उसकी? उसका सर 7.5 लाख के समथिंग का अमाउंट था, वो उन्हीं को दे दिया गया। जी, हंसराज यादव को हैंड ओवर कर दिया गया। तो सर हंसराज यादव ने वो पैसा अपने एक उनके रिलेटिव हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग का ही काम करते हैं वो भी, और पॉलिटिक्स में भी थोड़ा उनका मतलब उठना बैठना था, तो उन्होंने उस पैसे को ब्याज पे अपने उन रिलेटिव को उनको हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद में उस पैसे से जितना भी इंटरेस्ट आता था हर महीने का, तो जो भी हमारा खर्चा होता था वो उससे निकलता था। उसके बाद सर मतलब जैसे तैसे ये सब समय निकलने लग रहा था। फिर मेरा एक ऑपरेशन भी हुआ बीच में, शादी के बाद पैर का ही दोबारा उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो सर वो भी ट्रीटमेंट मेरे मम्मी पापा ने ही करवाया। और हंसराज यादव का घर भी इस तरीके का नहीं था सर कि मतलब मैं वहाँ पर, आप जैसे देख सकते हैं मैं व्हील चेयर पे हूँ, तो मुझे थोड़ा सा जो नॉर्मल लोग होते हैं उनसे थोड़ा सा हटके थोड़ी सुविधाओं की ज़रूरत होती है। तो सर उन्होंने ना तो घर को मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी डेवलपमेंट कराया, वो मोस्टली मुझे मायके में ही रखते थे। अच्छा। तो जो भी सेवा, जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ उस टाइम पे भी मैं मेरे पेरेंट्स के पास ही रुकी थी। पैर का ऑपरेशन हुआ शादी के बाद, आपके मम्मी पापा के पास यहीं जी यहीं पे। और पूरा सेवा करना, जैसे मम्मी जी पहले मुझे संभालते थे शादी से पहले, वही सब मतलब इनका पूरा सहयोग था। इन्होंने कुछ भी पूरा मान सम्मान देना, ऑब्वियसली वो इस घर के दामाद थे तो पूरा उनको मान सम्मान देना, मेरी हौसला अफजाई करते रहना कि साथ है हमेशा रहेंगे। और जो इनका पहले सहयोग था वो ही बना रहा शादी के बाद भी। लेकिन हंसराज यादव का सर समय समय पर यही सब चलता रहा कि पैसे का डिमांड होना बार बार, कभी लाख कभी 50,000,
और जब नहीं देने का बनता था, पापा जी के पास अगर इतना नहीं बन पाता तो वही गाली गलौज, मुझे धमकियां देना और मतलब पूरा मेंटल टॉर्चर और वो सब चीजें करना। मतलब हर जगह आपको दबा के रखने का जी, मामला हुआ। जी। भाई पैसे मिले तो थोड़ा आपको जी, छोड़ दिया गया, जी, जी। और नहीं मिले तो आप तो फिर से पे प्रेशर, अत्याचार जी। समझो, एक तरफ से प्रेशर जी, हुआ आपके जी, ऊपर। जी। फिर आगे के लिए और बताइएगा। और हर बार सर जब भी मैं उसके घर जितना टाइम भी रुकती थी, हफ्ता 10 दिन 15-20 दिन जो भी, जब भी वो जी। लेकर जाते थे, तो वो जब ये सब चीजें करते थे, ये सब धमकियां या इस तरीके से गाली गलौज करना, तो मैं उनकी मदर को बोलती थी बताया कि- आपने उनको? जी। तो उनका सर एक बोलना होता था कि उन्होंने मतलब वो कहीं ना कहीं अपने बेटे का ही पक्ष लेती थी कि इसने तो मतलब मेरे लिए मेरी फिजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि ऐसी लड़की से शादी कर ली, वरना किसी अच्छी भली लड़की से शादी करता तो इसकी भी सेवा होती, हमारी भी होती। और मतलब वो इस तरीके से जताते थे जैसे उस पर थोप दिया गया हो मुझे। भाई जबरदस्ती आपकी जी। शादी उसके साथ करवाई जी। हो। देखिएगा साथियों कि पहले उन्होंने खुद दीपिका का हाथ मांगा, उन्होंने रिश्ता जोड़ा, और उसके बाद तब ये बताती, अपनी बीती बताती उनको कि किस प्रकार से इनके हस्बैंड उसको रखते हैं, कहाँ कहाँ इनको दबाने की कोशिश करते हैं। उस समय अपाई थी और तब उन्होंने रिश्ता मांगा, और बाद में इन्हीं के ऊपर दबाव डाला गया, क्योंकि वो अपने बेटे पक्ष में बोल रहे थे। तब उन्होंने शादी की, तब भी उनको पता था कि क्या कंडीशन है दीपिका की, तो बाद में उस कंडीशन को क्यों दोहराया गया कि ऐसी शादी कर लेती थी। जी बताइएगा। और एक सर इसमें ये बाद में मतलब हंसराज यादव में जो शातिरपना था वो मुझे समझ नहीं आया था, क्योंकि मेरी जो जिस कंडीशन थी उसमें अगर कोई थोड़ा भी आपका सहयोग कर देता है जी तो आप कहीं ना कहीं उसके एहसानमंद बन जाते हैं। बिल्कुल बनते हैं। क्योंकि सर हमको उसी तरीके के संस्कार मिले थे कि अगर कोई आपका हेल्प कर रहा है तो वो अच्छा ही इंसान है। अच्छा है। लेकिन सर और एक रिश्ता भी जुड़ चुका था इस तरीके का, तो मैं हमेशा उससे बात करने की कोशिश करती, उसको बैठ के समझाया भी कि ये सब ठीक नहीं है, माता पिता से दूर कर दिया। वो खैर मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ। लेकिन उससे पहले सर शादी को जैसे अभी हमारे 10 साल पूरे हो चुके थे, इन 10 सालों में सर कभी भी उसने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, अच्छा। कभी भी मेरा अपना फैमिली आईडी में नाम दर्ज नहीं करवाया, और ना ही कभी मेरा आधार कार्ड में नाम चेंज कराया। तो वो मुझे हमेशा अनमैरिड ही शो करते थे हर जगह। अच्छा ठीक ठीक। तो मतलब आप मुझे किसी भी एक विधिक तौर पे जो शादीशुदा जी। का दर्जा था, मतलब लीगल वाइफ का जी, दर्जा जी, था, वो उन्होंने मुझे नहीं दिया। नहीं दिया। और जिसके लिए मेरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से भी बार बार उनको कहा जाता था कि पापा जी ने भी कई बार बोला कि ऐसे ऐसे अगर कभी डॉक्यूमेंट्स में भी जरूरत पड़ा तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए आपका लीगल, जो कि आजकल कंपलसरी भी होता है कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना बिल्कुल या होता है। फैमिली आईडी में नाम दर्ज होना। वो सर कुछ भी नहीं था। आप एक भी डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम अटैच नहीं है जी। उस फैमिली में। जी। उस फैमिली के डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको अभी ये दिखाया गया है कि अनमैरिड है। अनमैरिड है जी। तो अभी ये सच्चाई का खुलासा साथियों कैसे होगा? मेन पॉइंट बनता है कि आज यहाँ दीपिका का परिवार पीड़ित है और उसी के साथ दीपिका पीड़ित है, और 10 साल आपकी शादी को हो जी। चुके हैं। 10 साल बिताने के बावजूद भी आज तक इसको वो दर्जा नहीं मिला है कि ये कहीं भी जाके ये बोल सके कि मैं उनकी पत्नी हूँ, जी। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं हर जगह, और उन्होंने उनको नहीं दर्शाया। दीपिका जी ने बताया उन्होंने कहीं नहीं दर्शाया, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अपने नाम को अटैच नहीं जी। किया। जी बताइए दीपिका जी। उसके बाद उन्होंने सर पापा जी 7.5 लाख रुपए जो दे चुके थे, और उसके अलावा जो वो तो एक मुश्त था, फिर उसके बाद में बीच बीच में भी कभी डिमांड जो होता कभी था, कुछ दिया, कभी हाँ, कितना दिया, अलग अलग करके। जी। उसके बाद सर हंसराज यादव ने मेरी तरफ से मेरे प्रोस्थेटिक जो आर्टिफिशियल लिम्ब होता है उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट से पैसे की वही आर्थिक सहायता के लिए गुहार लगाई। जी। तो सर वहां पर भी उसने मुझे अनमैरिड शो किया। अच्छा। मतलब अपनी पत्नी ना बताते हुए उन्होंने अपनी पहचान को गुप्त रखा,
और कोई पीड़ित दर्शा दी गई वहां पे? मुझे सिर्फ एक पीड़ित के तौर पे पेश करके, और कि मुझे आर्थिक सहायता दी जाए। और हरियाणा गवर्नमेंट ने सर मेरे को मतलब 9 लाख रुपए का हेल्प किया उस वक्त, और ये 2016 की बात है सर जी। तो उसके बाद में उसने उस पैसे को भी अपने मेरे प्रोस्थेटिक वगैरह पे कहीं खर्च नहीं किया गया। उस पैसे को भी उन्होंने अपने जो उनके रिलेटिव जहाँ पहले 7.5 लाख रुपए दिया था, वहीं पर उस पैसे को भी ब्याज पे उन्होंने दिया। और उससे भी फिर जो ब्याज और वो जो पैसा मिला था, उन्होंने उस पे गाड़ी निकलवाया, किस्तों पे गाड़ी निकलवा ली और बाइक खरीद ली। तो और कुछ एक जगह उनकी कुछ भी उधार वगैरह जो चल रहा था उसका चलता रहता था, तो वो सब उसने पे किया। वो सारा पैसा 2021 में मुझे पता चला कि उन्होंने, मैं जयपुर रहती थी अपना स्टडी वगैरह के लिए जी। तो उन्होंने सर मुझे कुछ भी नहीं इन्फॉर्म किया। उन्होंने वो सारा पैसा अपना घर बनाने में उसको यूज कर लिया। अच्छा, जो पैसे आपकी तरफ से गए उन्होंने अपना मकान बनाया, मकान बना लिया, लेकिन आपको नहीं दिया गया? मुझे नहीं दिया गया सर। चलो मानते हैं हम, आपको नहीं दिया गया। आप एक पति पत्नी थे, जी जी, हमें वैश्वास दे सकते हैं, जी संबंध थे हमारे, दे सकते हैं जी, लेकिन वहां पे आपके साथ धोखा जो धोखा हुआ वो कहाँ हुआ? वो पैसे नहीं मिले आपको और आपको पत्नी का दर्जा नहीं मिला जी, और उसके बावजूद आप आज अपने परिवार के अंदर वापस बैठी हो। जो भी आपके 10 साल पीछे बीत चुके हैं वो वापस नहीं आएंगे। जी, आगे बताइएगा। उसके बाद सर यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, मुझे लगा चलो घर बनाया है, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ थे तो मैंने कभी उनसे ये नहीं बोला एक बार भी कि मेरा पैसा किधर है क्या है, मैंने कोई हिसाब नहीं रखा। मुझे लगा कि ठीक है मेरा स्टडी होने लग रहा है। तो उसमें भी सर उनका बहुत सब बाद में मुझे भी पता चला कि पहले मुझे लगता रहा वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ाने में या जज के लिए प्रेरित करते हैं। बाद में सर उनका एजेंडा ही चेंज हो गया। मतलब जो मुझे पता चला, उन्होंने मुझे बोला कि अगर मैं जज नहीं बनती हूँ तो फिर उनके लिए मेरे को एज ए वाइफ एक्सेप्ट करके रखना पॉसिबल नहीं होगा, मतलब त्यागने वाला। ये उन्होंने कहा? ये उन्होंने कहा अगर आप जज पोस्ट पे नहीं जाते हैं तो आपको पत्नी का दर्जा नहीं देंगे, नहीं रखेंगे। जी, उन्होंने सर मुझे ससुराल ले जाना भी कम कर दिया। अच्छा। क्योंकि उन्होंने ससुराल पक्ष में झूठ बोल रखा था कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है आपके बारे में। जी, और आसपास के इलाके में भी सर सब में बोल रखा था कि मतलब मेरा सिलेक्शन हो चुका है और मुझे जयपुर ही रखते थे। और तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था सर। उसके बाद में 21 में जब मुझे पता चला कि वो सारा पैसा खत्म हो गया है, क्योंकि मुझे पता ऐसे चला सर कि मैं जयपुर थी तो एक दिन उनका कॉल गया मेरे पास जी। दिवाली होली का टाइम था 2021 में। उस टाइम पे उनका कॉल गया और उन्होंने पापा जी मुझे फिर से बोला कि मैं पापा जी को 1 लाख रुपए के लिए बोलूं कि 1 लाख रुपए की जरूरत है और वो दिया जाए। तो सर मैंने पूछा कि किस में चाहिए इतना पैसा, तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा खर्चा है और मेरे खर्चे हैं उनके लिए अब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है। तो मैंने पूछा कि जो ब्याज पे रुपया दिया हुआ था वो कहाँ गया जी, उसका क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि वो जो घर बनाया है उसमें सारा पैसा मैं खत्म कर चुका हूँ, उसमें पूरा पैसा लग गया। तो सर मेरे लिए वो शॉकिंग था। वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने पूछा उनसे कि ऐसा मुझसे बिना पूछे कैसे किया या बताया भी नहीं, पूछना भी नहीं है। तो पहली बार मैंने ये जताया या बोला, क्योंकि मुझे ये बहुत बड़ा सरप्राइज भी था मेरे लिए और शॉकिंग था। और उसमें भी इस वजह से कि मेरे फैमिली से ही दोबारा डिमांड किया गया पैसे का। तो सर मैंने ऑब्वियसली मुझे लगेगा ही कि मैं किस हक से पापा जी को दोबारा बोलूं, क्योंकि वो कोई आर्थिक सहायता नहीं होती थी सर। हंसराज यादव कभी भी पैसा वापस नहीं करता था जो भी उसने लिया। तो मैंने पापा जी को फिर भी कॉल किया, उनको बताया सारी बात कि क्या क्या हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आज तुम लोग फिर से मुसीबत में हो तो रिश्ता फिर भी है ही, तो छोड़ तो नहीं सकते थे इस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि जितना मुझसे हो पाएगा मैं करता हूँ। तो सर उन्होंने 50,000 दूसरे ही दिन पापा जी ने, उनके पास इतना ही बना, फिर दिया 50,000 उनको फिर से दिया।
जो उसके खाते में ट्रांसफर किए गए उस टाइम पे। फिर सर उसके बाद फिर से वही झगड़े होने लगे पैसे को लेके, खर्चे को लेके, कि कहाँ से क्या करना है, इधर इधर के लिए प्रेशर होने लगा फिर से। तो उसके बाद सर उन्होंने मुझ पे मेरे मायके की पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा लेने के लिए, आपके जो माता पिता की संपत्ति है, उसके अंदर अपना आपका हिस्सा मेरा लेंगे। हिस्सा लेने के लिए उन्होंने मेरे पे प्रेशर डाला कि मैं अपने संपत्ति में शेयर के लिए यहाँ पे केस डालूं। और सर फिर से वही सब शुरू हो गया, शादी को तोड़ने की धमकी, परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी। मतलब वो मुझे मैनिपुलेट भी करने की कोशिश करते थे कि तुम्हारे मम्मी पापा जी ने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। तो मैं उनको बोलती थी कि मैं तो 6 साल की थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, और 25 की हो गई थी जब शादी हुई थी। जी। तो इतने टाइम ड्यूरेशन में मेरे मम्मी पापा ही थे जिन्होंने मेरी पढ़ाई जारी रखवाई, सब कुछ किया। तो वो कैसे गलत है? लेकिन वो हमेशा सर मेरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करना, और जब मैं मैनिपुलेट नहीं हुई, जब मैं ऐसे उनसे पलट के जवाब पूछ लेती थी, तो सर उन्होंने मुझ पे धमकियां देना शुरू किया, मुझे मेंटल टॉर्चर करना स्टार्ट किया। और मतलब शादी तोड़ने का धमकी दिया फिर से। तो ये सब फिर सर वो मुझे जयपुर से अपनी गांव लेके गए, मुझ पे प्रेशर बनाया, मेरे साथ मारपीट भी की थोड़ी, कि मैं अपने मम्मी पापा की प्रॉपर्टी में हिस्सा लूं। तो सर उन्होंने वो सब मुझसे जबरदस्ती फिर से मेरे को एक मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब मुझे बहुत प्रेशराइज करके मुझसे वो केस भी डलवा दिया। आपके थ्रू और पेरेंट्स पे केस डलवा दिया कि आपकी जो फादर की प्रॉपर्टी उसके अंदर आपका हिस्सा लिया जाए। और उसमें भी सर उन्होंने जो कोर्ट में मेरे नाम से जो केस लगाया, उसमें भी सर मुझे अनमैरिड शो किया। वहां पे भी उन्होंने मुझे विवाहित नहीं दर्शाया, और अविवाहित दर्शाते हुए ही उन्होंने हिस्सा मांगा। क्योंकि विवाहित दर्शाते सर तो ऑब्वियसली कोर्ट भी सब समझता है, न्यायालय को सब पता होता है कि विवाहित होने के हर जगह वही हुआ, हर जगह गुमराह करते चले गए। जी, कोर्ट को, न्यायालय को भी उन्होंने गुमराह किया और समाज को भी गुमराह किया। लेकिन सिर्फ उनके जो क्लोज थे उनको पता था कि आप हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आप नहीं है। इसके बाद क्या हुआ आगे बताइएगा। उसके बाद सर अगस्त 2022 में ये केस करवाया गया था जो मम्मी पापा जी पे। फिर सर उन्होंने मेरा सारा कांटेक्ट बंद करवा दिया आने जाने का। जयपुर ही मैं रहती थी, तो उन्होंने मेरे को ना तो मायके में आने देते थे, ना ही ससुराल लेके जाते थे। दोनों जगह ही बंद करवा दिया। सिर्फ जयपुर रहते हैं जी। और वहां पे भी सर मेरे को 2-2, 3-3 महीने बाद संभालने जाते, या जब मेरे साथ कंटिन्यूअस रहते तो वो एक प्रेशर करने के लिए कि तुमको कोर्ट में बयान देना है, जो संपत्ति के लिए जो पापा जी पे केस करवाया था, कि मतलब मैं अपनी मर्जी से ले रही हूँ, क्योंकि मेरे बयान होने थे उस केस में। तो वो सर कभी मेरे को कोर्ट में लेकर ही नहीं आए, क्योंकि मैंने बयान देने से इनकार कर दिया कि जो सच है मैं वही बोलूंगी। यानी हर जगह आपको दबाया गया और आपके ऊपर अत्याचार हुआ। कहने का तात्पर्य यही है कि आपको शादी से लेके और तब तक आप अपने माता पिता के घर पे नहीं आई, तब तक आपको दबाया गया और हर तरह से समाज से आपके रिश्ते भी छुपाए गए। उसके बाद फिर आगे फिर आप अपने माता पिता के पास आए। जी, ये सर मैं 2024 में 2022 अगस्त से लेके अप्रैल 2024 में मैं घर आई थी। तब तक मैंने हंसराज यादव से कई बार बैठ के बात करने की कोशिश की, उसको आराम से समझाने की कोशिश की कि वो ऐसा ना करे, माँ बाप से दूर मतलब ना करे, और उनसे मिलने पर पाबंदी ना लगाए, और इस केस को भी वापस ले लिया जाए, विड्रॉल कर लिया जाए। लेकिन सर जैसे ही मैं ये बात करती थी तो उसका फिर से वही झगड़ा और वो धमकियां देना, जैसे कि मेरे पापा जी और भाई को मारने की धमकी देना। मेरी पूरी फैमिली में लेडीज हैं तो उनके लिए भी बहुत गंदे तरीके से धमकियां देना कि उनके साथ कुछ भी गलत करवा दिया जाएगा या इस तरीके से। तो सर मैं मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग बहुत मतलब दबाव में और डर में आ गई थी कि
ऐसा हुआ तो लाइक पहले भी मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं उस ट्रॉमा को झेल गई थी, लेकिन ये सब सुनना सर झेलना बहुत मुश्किल था। दोबारा संपर्क किया कि मुझे ये केस हटाना है, पापा जी से संपर्क किया और वो मुझे लेकर जाएं जयपुर से। हंसराज यादव ने मेरे को जयपुर से लाने से भी इनकार कर दिया कि अगर तुम केस हटाने के लिए अपने मायके गई तो फिर तुम वहीं पे रहना। उसके बाद आप अलग जी, ही हो। उसके बाद से अलग है सर, क्योंकि मेरे को टफ डिसीजन लेना ही पड़ा, क्योंकि बैठ के समझाने आपने वाले हर सारे- जगह जी। देखा कि हर जगह उनको समझाना जी, चाहा। मैंने उसकी फैमिली से भी रिक्वेस्ट किया सर कि उसके ऊपर दबाव बनाए कि वो केस को वापस करवा ले। उसकी बड़ी सिस्टर को, उसके छोटे भाई को, उसके माता पिता को, उनको सबको पता था सर। लेकिन लेकिन आपके किसी ने पक्ष में सहयोग- कोई जी, फैसला नहीं जी, हुआ। नहीं। सारे फैसले जो भी हुए उन्हीं के अकॉर्डिंग हुए, उनके जी, फैसले उनके तरफ जी, गए सारे। जी। तो आप को अभी सरकार से क्या सहायता मिले जिससे आपकी आगे की जो लाइफ है वो एक अच्छे तरीके से चले, क्या कहना चाहेंगे आप? सर सबसे पहला तो यही है कि जो अभी केस चल रहा है उसमें भी सारे जो हमारा पुलिस ने भी सहयोग नहीं किया था, जो मैंने कंप्लेंट की थी 498 में, जी। और तब से लेके अब तक भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है मेरे केस में। तो मैं जैसे मेरे मम्मी पापा जी भी सीनियर सिटीजन है और अभी उनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब या किसी भी तरह का जॉब नहीं है, तो वो खुद का ही खर्चा करने में संभालने में सक्षम इतना नहीं है, मतलब आर्थिक हालात सही नहीं है परिवार के अभी, और उसमें भी मेरा केस है और ये सब चीज़ें हैं, मेरा खर्चा है, मेरे को थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी हुए थे दोबारा आने के बाद भी, तो वो सब में मतलब मुझे कोई भी मेंटेनेंस का केस जैसे मेरा चल रहा है उसमें भी मेरी अब तक कोई सहायता नहीं हुई है। सहायता नहीं हुई, सुनो। तो हंसराज यादव की तरफ से कोई वो नहीं दिखाया गया है कि मतलब उस पे जो जिम्मेदारी है, उसने शादी की थी, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा सर, जैसे मैं जॉबलेस भी हूँ, अभी कोई जॉब नहीं है, तो गवर्नमेंट से तो यही है मेरी दरख्वास्त कि कहीं पे अगर मुझे जॉब मिल सके, क्योंकि मेरा स्टडी तो जो था वो कंप्लीट हो चुका है। तो दर्शकों, आपने जहाँ दीपिका जी की जो लाइफ थी उसके बारे में चर्चा की, हमने जो बताया दीपिका के द्वारा ये इनके साथ हुआ है, इन्होंने क्या क्या नहीं झेला, और आज फिर भी इनकी चाह है, एक जीने की चाह है, एक उम्मीद है। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इनकी शिक्षा को देखते हुए इन्हें कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब में रखा जाए ताकि इनके परिवार का गुजारा हो सके और इसको न्याय मिले। विशेषकर तो दीपिका जी को न्याय मिले, यही कहना चाहेंगे आप, क्योंकि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो बेटियां इसी तरह पीड़ित होती रहेंगी अत्याचार की। इस वीडियो के माध्यम से देखा आपने कि क्या क्या इनके साथ हुआ, तो हम आप तक इसकी आवाज़ पहुंचाना चाहते थे, प्रशासन तक और सरकार तक और समाज तक। डॉक्यूमेंट्स के अंदर उन्होंने नहीं दिखाया कि दीपिका उनकी पत्नी है, वो सभी चीज़ें छुपाई गई। क्यों छुपाई गई, इसका जवाब वो खुद देंगे। कोई भी खबर है तो हमारे नंबर स्क्रीन पर आते हैं, आप कॉन्टैक्ट करके हमें बुला सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं।